दोस्तों, अगर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट कार लेना चाह रहे हो जिसको लेने के बाद आपको पछताना ना पड़े और आपके मन में ये यूनिवर्सल ख्याल ना आए कि काश 1-2 लाख और लगा के वो वाली ले लेता तो मजा आ जाता, या फिर काश वो वाली ली होती। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस एक परफेक्ट कार की तलाश में अभी तक आपने जमीन आसमान एक करके पूरे यूट्यूब से लेकर गूगल तक छान मारा होगा, जिसके बाद आपके दिमाग में कंफ्यूजन की मोटी परत जमा हो चुकी होगी और आपको अपना सर कहीं पटकने का मन कर रहा होगा। आपका मन कह रहा होगा कि साला लूं तो लूं कौन सी गाड़ी। तो दोस्तों, इस यूनिवर्सल कंफ्यूजन का जड़ से सफाया करने के लिए इस वीडियो में प्राइस वाइज 10 ऐसी परफेक्ट कारों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आपका चौक हुआ दिमाग पूरी तरीके से खुल जाएगा। एंड आई होप आपको आपकी वो परफेक्ट कार मिल जाएगी जिसको आप ढूंढ रहे हो। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सलमान की चुकंदर सिकंदर से तो अच्छी ही होगी। तो यार, इस वीडियो में हम सिर्फ 20 लाख की कारों तक ही सीमित रहेंगे, क्योंकि यार इंडिया में जिस प्राइस ब्रैकेट में सबसे ज्यादा कारें बिकती हैं वो 10 लाख तक का है। उसके बाद फिर 20 लाख तक की कारों का प्राइस ब्रैकेट शुरू हो जाता है। 20 लाख के बाद तो फिर कोठी बंगले वाली बात शुरू हो जाती है। What? Bro, what are you talking about, man? तो वो हम किसी और दिन करेंगे। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो एक कार लेने के लिए जो बेसिक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका बजट। यानी आप दूसरे की देखा देखी में या फिर अपने पड़ोसी की सुलगाने के चक्कर में अपने बजट से ऊपर की कार घर उठा लाओ और फिर बाद में वो कार आपकी लेनी देनी कर दें। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपको अपने पाँव उतने ही फैलाने हैं जितनी आपकी चादर है, क्योंकि EMI आपको ही भरनी है, आपके पड़ोसी को नहीं। दूसरा पॉइंट आता है कि हमें कार लेनी किस पर्पस के लिए है। मेरा मतलब है कि आपकी ज्यादा रनिंग हाईवे में होने वाली है या फिर सिटी में। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो सबके दिमाग में रहता है वो है सेफ्टी, अपनी भी साथ ही साथ कार की, क्योंकि जहान है तो जहान है। अब सेफ कार से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी अपने बाप की रोड समझ के चलाओगे और कहीं इधर उधर ठोक दोगे तो आपकी जान बच जाएगी, क्योंकि अगर आप रोल्स रॉयस को भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कहीं ठोकोगे या मारोगे तो आपके बचने के चांसेस 99% ही है। सेफ कार से मेरा मतलब ये है कि आप अपनी कार को रोड पे सांप बना के नहीं चलाते, बल्कि रूल्स फॉलो करते हो, एक समझदार इंसान की तरह गाड़ी चलाते हो। उसके बाद भी भगवान न चाहे कि आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो आपके मन में ये सेटिस्फेक्शन हो कि आप सेफ रहोगे उस सिचुएशन में। तो अगर आपकी ज्यादा रनिंग हाईवे में होने वाली है तो फिर इस सिचुएशन में आपकी कार की सेफ्टी को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी बात बन जाती है, क्योंकि जान है तो जहान है। और थर्ड आता है रिलायबिलिटी, कि कार ऐसी हो जो आपको बीच रोड पे धोखा ना दे दे, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट हो, इसका इंजन और दूसरे पार्ट्स जल्दी खराब ना हो, और अगर हो भी जाए तो आपको उसे सही कराने में मोटी चपत ना लगे। एंड जिस ब्रांड की आप कार ले रहे हो उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़िया हो। ऐसा ना हो कि कार बेचने के बाद सर्विस सेंटर और शोरूम वाले दम पिसाच की तरह आपका खून चूस ले। एंड फोर्थ पॉइंट जो इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से इन तीनों को कच्चा चबा जाता है वो है माइलेज कितना देगी। एक ऐसी गाड़ी जो महीने के आखिर में जेब पर भारी ना पड़े और चलाने में इकोनॉमिकल हो। तो यार, पहले हम 10 लाख के प्राइस सेगमेंट पे जो गाड़ियां अवेलेबल हैं उनकी बात करेंगे, और उसमें भी अलग अलग बजट के हिसाब से कौन सी गाड़ियां किसके लिए परफेक्ट रहने वाली है उनको देखेंगे। और आगे वीडियो में जितनी भी कारों के प्राइसेस मैं मेंशन करूंगा वो सब दिल्ली के ऑन रोड प्राइस होने वाले हैं। एंड ये प्राइसेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे आपकी लोकेशन एंड सिटी के हिसाब से। तो पहले शुरुआत करते हैं उन भाइयों से जिनका बजट 5 लाख से मैक्स टू मैक्स 6.5 लाख रुपए है। एंड इस बजट पे करंटली केवल 2 ही बेस्ट गाड़ियां अवेलेबल हैं, वो है मारुति की इग्निस और टाटा टियागो। एंड इसके साथ ही मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस बजट पे आपने रेनॉल्ट क्विड को भी एक ऑप्शन जरूर रखा हुआ होगा। एंड दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कि उस कार को अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल फेंको। वो बिल्कुल वाहियात कार है। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। और पक्का जिस भी भाइयों ने उस कार को ले रखा होगा वो पछता ही रहे होंगे। वो कार सिर्फ लोगों का मन बहलाने के लिए शोरूम में रखी मेकअप करी हुई दुल्हन की तरह है, जिसकी सच्चाई अगले दिन मेकअप धुलने पे पता चलती है। इस गाड़ी का ना इंजन अच्छा, ना लुक्स अच्छे, ना ही सेफ्टी। एंड 1-2 साल बाद ये ऊपर नीचे अंदर बाहर से ऐसी आवाज करने लगती है जैसे यूपी रोडवेज की 20-25 साल पुरानी बस हो। इससे अच्छा कोई दूसरी सेकंड हैंड कार ले लेना, लेकिन इस गाड़ी को लेने की गलती मत करना। तो अब बात करते हैं इग्निस और टियागो की। इग्निस में आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 82 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 113 Nm का टॉर्क ये देता है। वहीं टियागो में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 86 bhp प्रोड्यूस करता है, वही सेम 113 Nm टॉर्क के साथ। बट अगर आपको थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए तो आप वैगनआर की तरफ भी जा सकते हो। बट वैगनआर में ये है कि वैगनआर में आपको सिर्फ ZXi वेरिएंट से 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन मिलता है, उसमें बेस और सेकंड बेस में 4 सिलेंडर इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है। वहीं इग्निस में आपको बेस से लेके पूरे एंड तक टॉप मॉडल तक 4 सिलेंडर इंजन का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये एक बात है, अगर आपको थोड़ा साइज ज्यादा चाहिए तो आप वैगनआर की तरफ भी जा सकते हो। बट वहां पे आपको जो 4 सिलेंडर में मॉडल मिलेगा वो आपको ZXi लेना पड़ेगा, जो कि लगभग 6 लाख एक्स शोरूम प्राइस में पड़ जाता है। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों गाड़ियों की जो सेफ्टी रेटिंग है वो बिल्कुल खत्म ही है, 1 स्टार दोनों गाड़ियों को मिले हुए हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस साइज का ही फर्क है। तो अगर आपको साइज ज्यादा चाहिए तो आप
वैगनआर की तरफ चले जाना, और अगर आपको लुक्स और थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप की गाड़ी चाहिए तो आप इग्निस की तरफ चले जाना। एंड साथ ही साथ इग्निस में आपको जेटा मॉडल मिल जाएगा जो लगभग एक्स शोरूम 6.5 लाख रुपए कॉस्ट करता है। एंड वहीं टियागो में आपको XT वेरिएंट मिल जाता है जो कॉस्ट करता है लगभग 6,40,000 के आसपास एक्स शोरूम। और बाकी इन दोनों गाड़ियों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस जहाँ पर आ जाता है वो आ जाता है इंजन और सेफ्टी रेटिंग का, है ना। तो इंजन के मामले में तो आपको पता ही है कि टियागो में 3 सिलेंडर इंजन मिलता है और वैगनआर और इग्निस में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। बात यहाँ पे आती है सेफ्टी की। अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हो जो आपको हाईवे में ज़्यादा चलानी है बजाय की सिटी में, तो आपको डेफिनेटली टियागो को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि यार सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है हाईवे ड्राइव के लिए। तो वहाँ पे आप ज़्यादा माइलेज को ना प्रेफर करते हुए सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफर करोगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको अपनी गाड़ी को सिटी में ज़्यादा चलाना है तो आपको डेफिनेटली इग्निस और वैगनआर को चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइलेज एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है, क्योंकि डे टू डे ट्रैफिक में माइलेज बहुत तेजी से गिरता है और सेफ्टी की इतनी ज़्यादा चिंता सिटी में नहीं होती है ना। तो बस यही 2 सिनेरियो हैं इन दोनों गाड़ियों को लेने के पीछे। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप टियागो में चले जाओ, और अगर आपको माइलेज चाहिए, सिटी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। बट अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि यार टियागो गाड़ी तो अच्छी है बट उसमें 3 सिलेंडर इंजन है। तो यार इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपने इतनी सारी वीडियोस देख ली है, 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर, ये इतनी बार सुन लिया है कि आपके दिमाग में आप एक वहम सा बन गया है। देखो बात सिंपल सी है कि 3 सिलेंडर इंजन में थोड़ी सी नॉइज होती है पहले से ही, और उसमें वाइब्रेशंस भी होती हैं, और 4 सिलेंडर इंजन में नॉइस तो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है और वाइब्रेशन बिल्कुल होती ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जो बात गौर करने वाली होती है कि अगर आप एक ऐसा आदमी हो कि जो अपनी गाड़ी की ऐसी की तैसी मार के रखता है, बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं करता है, बिल्कुल खत्म करके रखता है गाड़ी को, और आप ऐसे में 3 सिलेंडर गाड़ी ले लेते हो और उसकी अच्छे से रेड मार देते हो, तो भाई उसकी आवाज़ उसमें पहले से है और आप उसकी और रेड मार देते हो तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी। वहीं अगर आप सेम आदमी हो लेकिन अगर आप 4 सिलेंडर इंजन गाड़ी लेते हो और उसकी रेड मारते हो तो उसकी आवाज़ बजाय 3 सिलेंडर इंजन के थोड़ी कम बढ़ेगी। तो बस सिंपल सा फंडा यही है। और यार अगर आपके दिमाग में ज़्यादा ही डर बैठ रहा है यार 3 सिलेंडर इंजन है आगे जाके खराब हो जाएगा या बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाएगा, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टियागो का जो 3 सिलेंडर इंजन है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड कर दिया है, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं 3 सिलेंडर इंजन के साथ कहीं ना कहीं 4 सिलेंडर इंजन को टक्कर दे रही है, और टाटा वालों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। आप एक बार जाओ टेस्ट ड्राइव लो और फिर देखो कि आपको क्या समझ में आ रहा है। एंड क्योंकि दोनों गाड़ियों के जो वेरिएंट्स हैं वो बेस से 1-2 ऊपर ही हैं, तो दोनों में जो फीचर्स भी रहने वाले हैं वो बिल्कुल सेम ही रहने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली इस रेंज में फीचर बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे होंगे जो प्रैक्टिकल हो और आपकी 4 व्हीलर की नीड पूरी कर सके। एंड दोस्तों मैं आपको ये 100% कह सकता हूँ कि जब आप इन दोनों गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लोगे तो आपको डेफिनेटली टियागो ज़्यादा अच्छी लगेगी चलाने के मामले में बजाय वैगनआर या फिर इग्निस के, क्योंकि टाटा ने इनका जो सस्पेंशन सेटअप है और जो स्टीयरिंग की ट्यूनिंग करी हुई है वो इतनी बेस्ट करी हुई है कि चलाते ही साथ एक फील आती है कि आप एक रोबस्ट गाड़ी चला रहे हो और मजा आता है चलाने में, चाहे आप गड्ढों में कूदाओ चाहे आप हाईवे में चलाओ, और जो गाड़ी है वो बिल्कुल चिपक के चलती है रोड से। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में आपको डेफिनेटली टियागो ही पसंद आने वाली है बजाय इन दोनों कारों के। बस डिफरेंस एक आ जाता है 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन का, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो इतना ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि अब टाटा का जो या और भी गाड़ियों का जो 3 सिलेंडर इंजन है वो 4 सिलेंडर इंजन को टक्कर दे रहे हैं, और आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे कि सारी गाड़ियों में ज़्यादातर 3 सिलेंडर इंजन ही आने वाले हैं ड्यू टू कॉस्ट कटिंग और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के चक्कर में। और हाँ, अगर आप माइलेज की सोच रहे होंगे कि टियागो में बहुत कम माइलेज मिलेगा आपको, तो ऐसी बात भी नहीं है। तो अगर आप टियागो को बिल्कुल खींच के चलाओगे तो डेफिनेटली थोड़ा कम आपको माइलेज जरूर देखने को मिलेगा, जैसे कि उसमें आपको 16 मिल जाएगा तो टियागो में आपको 14 मिलेगा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप लाइट फुट चलाओगे टियागो को तो दोनों में माइलेज आपको सेम सा ही देखने को मिलेगा। बट अगर आपको इग्निस में माइलेज ज़्यादा मिल रहा है तो टियागो में आपको सेफ्टी रेटिंग ज़्यादा मिल रही है, तो कॉम्प्रोमाइज कहीं से भी नहीं हो रहा है दोनों कारों में, दोनों कारें बैलेंस है, एक में आपको कुछ ज़्यादा मिल रहा है एक में आपको कुछ ज़्यादा मिल रहा है। तो यार अब बढ़ते हैं इससे एक सेगमेंट ऊपर, और जिनका भी बजट 7 से 9 लाख रुपए है उसमें कौन सी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है उसकी बात करते हैं। तो यार वैसे तो इस सेगमेंट में काफी सारी गाड़ियां आती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा दबदबा रहता है इस सेगमेंट पे वो हैचबैक का रहता है, जैसे कि i20, बलिनो, एल्ट्रॉस, और 9 लाख रुपए में से ही सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बेस वेरिएंट भी शुरू हो जाते हैं। और यार मेरे हिसाब से जो इस सेगमेंट में 3 सबसे बेस्ट गाड़ियां निकल के आती हैं वो है फ्रोंक्स, ब्रेजा और होंडा अमेज। बट यार इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस प्राइस ब्रैकेट पे बलिनो लेने की सोच रहे होंगे, बट यार मेरे हिसाब से बलिनो की जगह फ्रोंक्स लेना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। और जो पॉइंट फ्रोंक्स को बलिनो के ऊपर रखता है वो सिंपल सा पॉइंट है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और बलिनो से थोड़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी। फ्रोंक्स में आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, वहीं बलिनो में आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं फ्रोंक्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बलिनो से ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा अच्छी फील होती है।
बाकी इंजन दोनों में सेम ही है, दोनों में आपको 89 bhp एंड 113 Nm का टॉर्क मिल जाता है। वहीं फ्रोंक्स में आपको एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन है एंड जो कि 99 bhp एंड 148 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और वहीं जो सेकंड बेस्ट कार आती है वो है ब्रेजा। ब्रेजा में आपको इस प्राइस सेगमेंट में बेस मॉडल मिल जाता है जो कि है LXI वेरिएंट, जो आपको ऑन रोड कॉस्ट करता है लगभग 9,33,000। ब्रेजा में आपको 101 bhp की पावर मिल जाती है 136 Nm टॉर्क के साथ। वहीं अगर हम फ्रोंक्स की बात करें तो फ्रोंक्स में आपको इसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट मिल जाता है जो कि आपको लगभग कॉस्ट करता है 9 लाख के आसपास। बट यार इसमें एक बात ये आ जाती है कि अब आप काफी सारे लोग ये सोचोगे कि हम ब्रेजा के बेस मॉडल की बजाय फ्रोंक्स को क्यों ना ले, तो यार आपका सोचना भी बिल्कुल सही है। बट यार इसमें बात आ जाती है गाड़ी के लुक्स की, गाड़ी के साइज की और इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से गाड़ी के रोड प्रेजेंस की। तो डेफिनेटली फ्रोंक्स एक बहुत बढ़िया दिखने वाली गाड़ी है, बट ब्रेजा का जो लुक है वो काफी ट्रेंडिंग रहता है। अगर आप उसमें अलॉयज वगैरह थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करवा दो तो उसका लुक काफी अच्छा निकल के आता है। तो अगर आप एक फीचर ओरिएंटेड आदमी हो जिसको फीचर्स काफी पसंद आते हैं तो आप डेफिनेटली फ्रोंक्स की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा बिगर साइज चाहिए, अंदर ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा बूट स्पेस चाहिए, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए और आपको टोरा भी जमाना है रोड पे अपना, तो डेफिनेटली आपको ब्रेजा के बेस मॉडल पे जाना चाहिए और उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करवा के आप फीचर्स भी उसमें आफ्टर मार्केट लगा सकते हो, क्योंकि मारुति के काफी सारे फीचर्स आपको आफ्टर मार्केट मिल जाता है। यहाँ तक कि क्रूज कंट्रोल आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हो एंड साथ ही साथ ब्रेजा में आपको पावर भी ज्यादा मिल जाती है। खाओ माँ कसम। तो आपको गाड़ी चलाने में मजा भी ज्यादा आएगा। एंड अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फ्रोंक्स एंड ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी दोनों की लगभग सेम ही है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग में दोनों गाड़ी आती हैं, बट हाँ बलिनो और मारुति की बाकी गाड़ियों के हिसाब से, ग्रैंड विटारा इन सबको छोड़ के, इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी अभी के टाइम पे थोड़ी बहुत ठीक है। एंड अब बात करते हैं तीसरे नंबर की सबसे बेस्ट गाड़ी पे जो है सेडान सेक्शन में, वो है होंडा अमेज। होंडा अमेज में सिर्फ आपको एक इंजन ऑप्शन मिलता है जो है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि 90 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 110 Nm के टॉर्क के साथ। एंड होंडा अमेज में आपको इसका VX वेरिएंट मिल जाएगा जो कि सेकंड बेस्ट वेरिएंट है और ये लगभग आपको कॉस्ट करेगा 9,50,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस, जो कि मैं आपको दिल्ली के बता रहा हूँ। एंड वहीं अगर हम बात करें होंडा अमेज की सेफ्टी रेटिंग के बारे में तो इसमें आपको प्रीवियसली 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली थी, बट क्योंकि अब हर गाड़ी में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड आने लगे हैं तो डेफिनेटली इस कार को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग जरूर आएगी। और नोट करने वाली बात यह है कि जब इस कार को 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी तो उस टाइम पे जब इसका क्रैश टेस्ट हुआ था तो इसमें इसका जो बॉडी शेल आया था वो स्टेबल आया था, जो कि किसी भी अच्छी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने वाली कार में पाया जाता है, मतलब होना मैंडेटरी होता है, वो इस कार में उस टाइम आया था। बट क्योंकि इन्होंने एयरबैग्स उतने नहीं दिए थे और उतने ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स नहीं दिए थे तो इनकी जो सेफ्टी रेटिंग आई थी वो कम आई थी। बट अब डेफिनेटली इनकी कारों में सेफ्टी फीचर्स भी बढ़ गए हैं और इन्होंने एयरबैग्स भी ज़्यादा दे दिए हैं, तो डेफिनेटली इनकी जो सेफ्टी रेटिंग आने वाली है वो 4 स्टार ही आने वाली है। वहीं अगर हम होंडा के रिलायबिलिटी की बात करें, होंडा पूरे वर्ल्ड में अपने बेस्ट इंजन्स और अपनी रिलायबल कारों के लिए मशहूर है एंड इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड साथ ही साथ जैसे कि आए दिन महिंद्रा और टाटा वालों के आपको ट्रेंडिंग वीडियोज़ देखते रहते हैं आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, तो वैसे ही होंडा के आपने कोई भी वीडियोज़ नहीं देखी होंगी, इक्का दुक्का वीडियोज़ देखी होंगी। वैसे होंडा इन सब चीज़ों में पीछे ही है, वो अपनी आफ्टर सेल सर्विस के मामले में भी काफी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो इन दोनों में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंजन बहुत बढ़िया बनाता है, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है एंड साथ ही साथ आफ्टर सेल सर्विस भी आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। तो भाइयों जिसको भी सेडान लेनी है तो वो डेफिनेटली यार होंडा अमेज की तरफ ही जाना। मारुति की डिजायर यार को अवॉइड ही करना, क्योंकि आप माइलेज के चक्कर में तो उसको ले लोगे, पर यार वो टैक्सी वाला जो एक कर्स है उनके ऊपर, जो एक धब्बा उन्होंने लगा दिया है मारुति की डिजायर पर, वो अभी भी कायम है। हालांकि मारुति वालों ने बोला था कि हम इसको टैक्सी में यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो कार टैक्सी में यूज हो रही है। तो भाई जिसको भी एक अच्छी सेडान चाहिए अच्छे इंजन के साथ, तो डेफिनेटली उसको होंडा में इसके पास ही जाना चाहिए और ये आपको माइलेज भी अच्छा निकाल के देगा। तो यार अब बात करते हैं इन दिनों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। तो यार अगर आपको एक सब कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए, यानी कि बड़ी बड़ी दिखने वाली गाड़ी चाहिए, तो आपको डेफिनेटली यार फ्रोंक्स को थोड़ा सा कम रख के ब्रेजा की तरफ जाना चाहिए। भले ही आपको ब्रेजा का इसमें बेस वेरिएंट मिलेगा, बट क्योंकि ब्रेजा की जो सेफ्टी रेटिंग है वो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है और अब ब्रेजा की क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो गई है सेफ्टी फीचर्स के साथ, जैसे कि 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स इसमें आने लग गए हैं, तो आपको डेफिनेटली ब्रेजा की तरफ ही जाना चाहिए और थोड़े बहुत आपको आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करा के इसमें थोड़े बहुत फीचर ऐड करा लेनी चाहिए। वहीं अगर आपको एक छोटी कार चाहिए, सेडान टाइप में चाहिए, तो आपके लिए जो एक ऑप्शन है वो सिर्फ होंडा अमेज ही है। दोनों के ब्रेजा और अमेज के इंजन बेस्ट है, यहाँ पे 3 सिलेंडर वाला कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, सेफ्टी रेटिंग दोनों की एकदम बराबर है एंड रिलायबिलिटी में भी कोई इशू नहीं है। मारुति भी अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है एंड होंडा भी अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो भाई अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में।
इनका भी बजट 10 से 12 लाख रुपए है। अब उन गाड़ियों की बात करते हैं। तो यार वैसे तो इस सेगमेंट में काफी सारी गाड़ियां आ जाती हैं, जैसे स्कोडा काइलैक, XUV 3XO और द ओजी ब्रेजा तो है ही, किया सेल्टोस एंड ग्रैंड विटारा, इन दोनों के बेस वेरिएंट इसमें आ जाते हैं। बट यार ग्रैंड विटारा और किया सेल्टोस को लेना मेरे हिसाब से इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि आपको इतने ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं जो आप प्राइस पे कर रहे हो। तो यार ये एक बहुत ही क्रूशियल बजट हो जाता है, क्योंकि इसमें काफी सारी सब कॉम्पैक्ट SUVs आ जाती हैं। बट क्योंकि XUV 3XO और जो काइलैक है वो केवल टर्बो वेरिएंट में आते हैं, स्पेशली जो काइलैक है उसमें आपका पेट्रोल इंजन मिलता है, 1.0 लीटर का TSI इंजन, जो कि 114 bhp और 178 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर हम XUV 3XO की बात करें तो उसमें आपको काफी पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है। उसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक MPFI टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 1200 सीसी का है, दूसरा आपको TGDI इंजन मिल जाता है, वो भी टर्बो पेट्रोल इंजन ही है, एंड आपको जो तीसरा इंजन ऑप्शन मिलता है वो आपको डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है, जो कि 1.5 लीटर का है। तीनों ही बहुत पावरफुल इंजन है और तीनों में ही आपको पावर बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है। MPFI टर्बो इंजन में आपको 114 bhp एंड 200 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं आपको TGDI इंजन में 130 bhp एंड 230 Nm का टॉर्क प्रोवाइड होता है। वहीं अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो इसमें आपको 117 bhp और 300 Nm का टॉर्क मिलता है। तो अगर हम इन दोनों के इंजन की बात करें तो अब काइलैक का जो इंजन है वो थोड़ी सी कम पावर प्रोड्यूस करता है, एंड वहीं जो XUV 3XO है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर आपको देखने को मिल जाती है। बट अगर हम इन दोनों कारों की ऑन पेपर ना बात करके रियल में बात करें तो XUV 3XO की बजाय काइलैक का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो आपको चलाने में फील होगा जब आप उसकी टेस्ट ड्राइव लोगे। एंड अगर हम इन सब कारों में से एक ऐसी कार की बात करें जिसकी ड्राइवेबिलिटी अच्छी है, जिसका इंजन अच्छा है, जिसकी सेफ्टी रेटिंग अच्छी है और जिसको चलाने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और जिसकी पावर तो चुम्मेश्वरी है, तो वो है स्कोडा काइलैक। बट यार क्योंकि हम इस वीडियो में एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी की बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली द ओजी ब्रेजा ही होने वाली है, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं, सेफ्टी रेटिंग भी उसमें अच्छी खासी मिल जाती है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग, और साथ ही साथ हम इंडियंस को जो चाहिए होता है वो है अच्छा माइलेज, वो आपको काइलैक के बजाय ब्रेजा में ज़्यादा मिलने वाला है। तो ब्रेजा जो है वो 10 से 12 लाख रुपए के सेगमेंट में एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बन जाती है, जिसको लेना मेरे हिसाब से एक काफ़ी गुड डिसीजन होगा। बट हाँ, अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो पॉकेट रॉकेट हो, जिसको चलाने के बाद आपका दिल खुश हो जाए, तो वो डेफिनेटली स्कोडा काइलैक होने वाली है। भले ही XUV 3XO की जो ऑन रोड पावर है वो ज़्यादा है, बट चलाने के मामले में स्कोडा काइलैक आपको ज़्यादा फील, ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा अच्छी महसूस होगी। बट हाँ, अगर आपको एक डीजल गाड़ी चाहिए तो आपको डेफिनेटली XUV 3XO की तरफ जाना चाहिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है और डीजल में आपको वो अच्छा पावर फिगर्स और अच्छी पावर और अच्छा माइलेज भी प्रोवाइड करवा देगी। तो यार अब बात करते हैं अपने अगले प्राइस ब्रैकेट की, जो कि होने वाला है 12 लाख से लेकर 15 या 16 लाख तक के बीच में कौन सी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है। वैसे तो इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि क्रेटा, MG एस्टर, किया सेल्टोस एंड अब तो सिट्रॉन की भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ इस प्राइस ब्रैकेट में आने लगी हैं। बट एक गाड़ी जो इस प्राइस ब्रैकेट में वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है वो है होंडा की एलिवेट, जिसमें आपको 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, एंड इसमें आपको पावर 119 bhp की मिल जाती है 145 Nm टॉर्क के साथ। बट फिर भी इस प्राइस ब्रैकेट में इतनी मस्त गाड़ी होने के बाद इस सेगमेंट का जो बाप है वो है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है क्रेटा, जिसको कि हम इंडियंस ने एक अलग ही लेवल पे पहुंचा रखा है। मतलब जब भी हम इस सेगमेंट या फिर इस प्राइस ब्रैकेट में कोई भी कार लेने की सोचते हैं तो सबसे पहला नाम हमारा क्रेटा का ही आता है, और कोई गाड़ी हम देखते ही नहीं है, जो कि अब एक सिंबल भी बन चुका है बदमाशी का। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। बट फिर भी दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो चैनल को फॉलो ना करते हुए एक अच्छी गाड़ी अपने घर लेके आए, जो कि इस प्राइस ब्रैकेट में केवल और केवल होंडा एलिवेट ही है, जिसमें आपको लेवल 2 एडास भी मिल जाता है और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ, और जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी क्रेटा से ज़्यादा है। क्रेटा में आपको 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, वहीं आपको एलिवेट में 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है जब इस गाड़ी को आप कभी पहाड़ों में लेके जाओगे। साथ ही साथ एलिवेट में आपको 458 लीटर का एक अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस भी मिल जाता है। वहीं अगर हम क्रेटा की बात करें तो उसमें आपको 373 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो डेफिनेटली होंडा एलिवेट जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छी निकल के आती है। तो दोस्तों अगर हम एक ओवरऑल पैकेज की बात करें तो डेफिनेटली होंडा एलिवेट क्रेटा के सामने एक अच्छा ओवरऑल पैकेज निकल के आता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं और अच्छी सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, अच्छा इंजन मिल जाता है, एंड साथ ही साथ इसमें आपको लेवल 2 एडास भी मिल जाता है, जो कि क्रेटा में देखने को नहीं मिलता है। बट हाँ, अगर आपको एक टर्बो गाड़ी चाहिए या फिर अगर आपको डीजल इंजन चाहिए तो आपको डेफिनेटली क्रेटा की तरफ जाना चाहिए, जो कि आपको होंडा एलिवेट में ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। बट अगर आपके अंदर एक कीड़ा है लोगों की गाड़ियों के पीछे हॉर्न बजाने का, तो आपको डेफिनेटली बताइए कि आपको इन सब में से कौन सी गाड़ी लेनी है। फिर आपके लिए फीचर, सेफ्टी रेटिंग और एडास वेडास कोई मायने नहीं रखता है। एंड इसी के साथ अब हम बात करते हैं अपने आखिरी प्राइस सेगमेंट की। ये कैसे हो गया है?
जो कि होने वाला है 16 से 20 लाख रुपए में। इसमें आपको कौन सी गाड़ी बेस्ट रहने वाली है उसकी बात करते हैं। वैसे तो इसमें केवल 2 ही गाड़ियां बेस्ट निकल के आती हैं, एक है XUV 700 एंड एक है हैरियर। दोनों में ही काफी टक्कर रहती है, दोनों ही इंडियन ब्रांड्स हैं एंड दोनों ही काफी अच्छा कर रहे हैं। दोनों ही इतनी पावरफुल गाड़ियां निकाल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ कि जितने भी बाहर की गाड़ियां हैं उनको काफी तगड़ी टक्कर मिल रही है इस प्राइस ब्रैकेट पे। एंड यार इन दोनों के बीच में एक गाड़ी चूज करना एक बहुत टेढ़ी खीर साबित हो जाती है, क्योंकि यार हम इंडियंस के लिए किसी भी गाड़ी के ऊपर 19-20 लाख रुपए लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हर कोई चाहता है कि यार एक इतने पैसे लगाने के बाद एक परफेक्ट गाड़ी उनके पास आए और जो गाड़ी उनको कभी धोखा ना दे, जो गाड़ी रिलायबल हो, जो गाड़ी पावरफुल हो, जो गाड़ी अच्छा इंजन दे रही हो, जो गाड़ी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दे रही हो एंड जिस गाड़ी का डिजाइन सबसे बेस्ट हो, जो कि लोग मुड़ मुड़ के देखे इतना पैसा लगाने के बाद। बट फिर भी यार आपको पता ही है कि टाटा एंड महिंद्रा अपनी आफ्टर सेल सर्विस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। Thanks. Love you. Forever. तो इसमें कोई धारा ही नहीं है कि आफ्टर सेल सर्विस अभी भी इन दोनों गाड़ियों की इतनी बेस्ट नहीं है जितनी की और फॉरेन ब्रांड्स की गाड़ियां देती हैं, जैसे कि मारुति हो गई, होंडा वाले हो गए, MG वाले हो गए। बट यार फिर भी दोनों भाई काफी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, दोनों ही आपस में एक दूसरे को टक्कर देने में लगे हैं और दोनों ने ही बाकी ब्रांड्स को चारों खाने चीत कर रखा है। तो यार पहले हम बात करते हैं XUV 700 की। इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन जो है वो 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि 197 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 380 Nm टॉर्क के साथ। वहीं अगर हम इसके डीजल इंजन की बात करें तो इसमें आपको 2200 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 2 पावर आउटपुट आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके MX वेरिएंट में आपको 153 bhp की पावर मिल जाती है, साथ ही साथ 360 Nm का टॉर्क इसमें आपको प्रोवाइड हो जाता है। वहीं इसके जो AX वेरिएंट है उसमें आपको 182 bhp की पावर मिल जाती है 450 Nm टॉर्क के साथ, जो कि काफी ज्यादा है, जिसको भगाने पे ये गाड़ी रॉकेट बन जाती है। एंड में अगर हम हैरियर की बात करें तो इसमें आपको केवल और केवल सिर्फ डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 2200 सीसी का क्रायोटेक डीजल इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है 167 bhp 350 Nm टॉर्क के साथ। एंड अगर हम इन दोनों की फीचर्स की बात करें तो दोनों में आपको बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलते हैं। दोनों में आपको लेवल 2 ADAS सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि कार को बिल्कुल रोबोट बना देता है और जब कभी इमरजेंसी ब्रेकिंग बीच रोड पे हो जाती है तो आपके बूट को भी सुधा देता है। इन दोनों में सेफ्टी रेटिंग आपको पता ही है, दोनों ब्रांड्स गाड़ी कम टैंक ज्यादा बनाते हैं सेफ्टी के मामले में। बट XUV में ज्यादा पावर मिलने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं ड्राइवेबिलिटी के मामले में हैरियर ज्यादा अच्छी फील होने वाली है। चाहे आप वो ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें, ड्राइवेबिलिटी की बात करें, हाईवे पे क्रूजिंग करते हुए आपको जो फील, जो एक रगड़ फील आपको हैरियर में प्रोवाइड होगा वो आपको XUV में थोड़ा कम प्रोवाइड होगा। बट अगर आपको गाड़ी को हवा से बात करवानी है तो आप XUV 700 में करवा सकेंगे। एंड यार इतना पैसा फूकने के बाद हर इंसान चाहेगा कि उसकी गाड़ी जब रोड पे चले तो सारे के सारे लोग उसकी गाड़ी को मुड़ मुड़ के देखें। ताकि उसके अंदर की आत्मा को शांति मिल सके। कि हाँ भाई उसने एक सही गुड लुकिंग गाड़ी ली है। और इस फीचर्स को जो इन दोनों गाड़ियों में से प्रोवाइड करवाता है वो केवल और केवल है टाटा हैरियर। मतलब आज की डेट में इंडिया में चाहे आप एंट्री लेवल से लेके पूरे 20 से 30 लाख तक की गाड़ियां या फिर 50 लाख तक की गाड़ियों में भी देख लो, कोई भी गाड़ी अभी इतने बढ़िया लुक्स के साथ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है जो लुक्स टाटा वालों ने अपने हैरियर में दे दी है। मतलब चाहे आप रगड लुक के बारे में बात कर लो, चाहे आप माफिया लुक के बारे में बात कर लो, चाहे आप किसी भी लुक के बारे में बात कर लो, और रेंज रोवर लुक तो इसमें है ही। तो टाटा वालों ने लुक्स के मामले में तो सारी गाड़ियों को तितर बितर कर रखा है, मतलब कोई करीब भी नहीं आ पा रहा है टाटा हैरियर के। एंड जिसका डार्क एडिशन है उसके तो क्या ही कहने, वो तो अलग ही लेवल पे खेलता है लुक्स के मामले में। एंड दोनों गाड़ियों में आपको कंफर्ट भी टॉप नॉच मिलता है। बट यार टाटा वालों ने हैरियर में पेट्रोल इंजन ना देके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा इनको इनकी सेल्स में भी देखने को मिलता है। एंड इसी का फायदा XUV 700 उठा के ले जाती है और इसी के कारण उसकी सेल्स भी ज़्यादा है टाटा हैरियर के मुकाबले। तो अगर आपको एक पेट्रोल गाड़ी चाहिए तो आपको डेफिनेटली XUV 700 की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। बट अगर आपको एक डीजल गाड़ी चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं हैरियर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको ओवरऑल गुड लुक्स, गुड पैकेज और एक अच्छी ड्राइवेबिलिटी प्रोवाइड करवा देती है। एंड आफ्टर सेल सर्विस तो दोनों भाइयों की एक ही जैसी है, तो उसका कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। We are same, but different. है नहीं। बट यार अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने इसमें थार को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भी तो इतनी प्राइस रेंज में आ जाती है। तो यार मैंने थार को इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं किया हुआ है क्योंकि यार वो एक प्रॉपर ऑफ रोड व्हीकल है, वो आपको बिल्कुल भी कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करवाती है और साथ ही साथ उसकी ड्राइवेबिलिटी भी आपको पता ही है। ऑफ रोडिंग के मामले में उसकी ड्राइवेबिलिटी बेस्ट है, लेकिन अगर आप उसको डेली यूज या फिर हाईवे में चलाते हो तो वो इतनी आपको अच्छी ड्राइवेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाती है, और कंफर्ट के तो क्या ही कहने उसके। तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आप ऑफ रोड के पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हो तो XUV 700 में, क्योंकि आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो हैरियर की बजाय।